यहाँ पे प्लान है। 1987 से पहले 4 महीने तक 4 महीने आप मैं बता दूं ऐसे डिबेट आप मेरी बात नहीं पता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको किसने पैसे दिए हैं ऐसे करने के लिए? जनाब ऐसा कुछ नहीं है, आज ऐसा कुछ नहीं है। हम पैसों के भूखे नहीं है, हम सहाफत करते हैं, सहाफत करते हैं। लोगों के सवाल है, ये लोगों के सवाल। अर्नब गोस्वामी का डिबेट स्टाइल अर्नब गोस्वामी नहीं है जनाब, ये जावेद खान है, आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा स्टाइल कहीं नहीं। अच्छा बताइए, इससे आपका कुछ हो जाएगा? मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, ये लोगों का सवाल है। आज पीएचडी बड़े बड़े दावे करती है, आज पीएचडी बड़े बड़े दावे करती है, आर्टिकल 370 की बात करती है। तब तो ये बात बताया गया था कि हम किसी मीटिंग में नहीं। आज किसने मिलाया जनाब? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उस वक्त नहीं, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, उस डिबेट नहीं, सवाल है ये कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर का सवाल है। आप बता रहे हैं, आप 19 जनाब आप मेरी बात सुनिए, आप कश्मीर के लोगों की बात कीजिए। इलेक्शन से भरोसा क्यों हटा? कितनी बार आप बोलेंगे? बात करें तो सबसे ज्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा है और सबसे ज्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इक़्तिदार में रही है। मगर आज जिस तरीके से आर्टिकल 370 वापस लाने की बात की जाती है और मांग की जाती है वापस कीजिए, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है इस पे नजरखानी क्यों नहीं की? इसके जो है आर्टिकल 370 को जो है पाबंद क्यों? गलतियां हैं ना। 1987 इलेक्शंस की बात करें तो उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमारी और उस वक्त जो वोटिंग में धांधली हुई, लोगों का भरोसा टूटा, कश्मीरी इलेक्शंस में बढ़ चढ़ के उस वक्त हिस्सा लिया था। आज जो है 30 से 35% वोटिंग होती है, तब जो है 80% वोटिंग हुई थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधली नहीं। देखिए अब आप इसका जवाब आराम से और क्वाइटली सुनिए, बिना मेरे मुंह से। ये लोगों का कहना है। और 19 आपको मैं याद दिला दूं, 1987 के इलेक्शन से पहले 4 महीने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन आपको बता दूं, आज जो है 2022 का पहला दिन है और आज जो है नए साल की शुरुआत हुई है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सियासत जो है अरूज पे है और बड़े बड़े बयानात जो है सामने आते हैं, इसी सब पे अगर बात करें जो पीएचडी थी, आज उनका जो है प्रदर्शन था, यानी कि प्रोटेस्ट था। उनको जो है अपने घरों में जो है कई तरह ऐसे लीडरान हैं जिनको अपने घरों में जो है नज़रबंद किया गया है। खासकर बात करूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और इसी के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और इसी के साथ साथ कई तरह ऐसे लीडरान हैं जिन्हें अपने घरों में जो है नज़रबंद किया गया। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान। मैम, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज एक प्रदर्शन था पीएचडी का डिलिमिटेशन को लेके, जैसे कि नए बयान और प्रोसेस सामने आया था और इसी के साथ साथ रियल एस्टेट को लेके, तो कहीं ना कहीं आज साल का पहला दिन था और आज ही जो है कई तरह पॉलिटिशियंस को अपने नज़रबंद किया गया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज हम लोगों ने पीएचडी ने डिसाइड किया था कि जो हमारी जमीन की यहाँ लूट मच रही है, अगर आप हाल ही में देखेंगे 18,000 करोड़ के MOU साइन हुए, जहाँ हमारी 18,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उसको सेल पे लगा दिया गया। जो यहाँ पे डिलिमिटेशन का एक रिपोर्ट बनी, जिस डिलिमिटेशन कमीशन में उन्होंने लिटरली कश्मीर के 10 लाख वोटों को कंसिडर ही नहीं किया है, यानी 10 लाख लोग हमारे हैं ही नहीं और यहाँ के एरिया को डिसएनफ्रेंचाइज करने की कोशिश की गई है। और साथ में ये शुरुआत इस सब की तब हुई जब आर्टिकल 370 को इन्होंने गैर आईनी तरीके से इन्होंने उसको गिराया, यहाँ के लोगों को जेलों में बंद करके। अब हम लोग काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारा विमेंस का भी एक प्रोटेस्ट था, उससे पहले भी हमारा एक प्रोटेस्ट था, लेकिन ये हो रहे हैं। लेकिन आज हमने डिसाइड किया, क्योंकि कोविड के भी प्रोटोकॉल्स कम हो गए हैं, हमने आज डिसाइड किया कि आज अब हम एक मास पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इन छोटे छोटे प्रोटेस्ट से इनको कुछ नहीं होता है। हम सभी लोग आज सड़क पे बैठेंगे और इस सरकार को बोलेंगे कि अब हमारा फैसला करो, आप लोग हमारा फैसला करो। आप लोगों एक जमहूरी सरकार का क्या मतलब होता है? एक जमहूरी सरकार का मतलब होता है कि वहां के लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो नुमाइंदे जो हैं उनके लिए डिसीजंस लेते हैं। मुझे आप बताइए, इस सरकार को तो इस टाइम किसी ने नहीं चुना है ना। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन चुनता है? इन्होंने हमारी 18,000 करोड़ की जमीन को सेल पे कैसे लगाया? मुझे बताइए ना, इनको क्या हक है? ये किस हक से हमारे लिए इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, जबकि ये चुने हुए नुमाइंदे ही नहीं हैं? तो ये कभी हमारी जमीन को सेल पे लगा देते हैं, कभी हैदरपोरा किलिंग्स। आज हालत ये हो गई है कि ये लोग लाशें तक रिटर्न वापस नहीं कर रहे हैं। लाशें रिटर्न करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, फैमिली को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जुडिशियल प्रोब करने को ये लोग तैयार नहीं, कहते नहीं हम जुडिशियल प्रोब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे?
आप लोगों को अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो जुडिशियल प्रोब क्यों नहीं करोगे? नहीं, वो भी नहीं करेंगे। जो ये गुंडागर्दी का आलम है, यहाँ के लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने का आलम है, यहाँ की जमीनें, रिसोर्सेज उनको सेल पे लगाने का आलम है, इस पे एक चेक लगना चाहिए, और स्पेशली डिलिमिटेशन पे। और इसी वजह से आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। और हमने क्या देखा, सुबह सवेरे डॉक्टर साहब के घर पे ताला, उमर साहब के घर पे ताला, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। अरे डॉक्टर साहब इतने बुजुर्ग मेंबर पार्लियामेंट है, उनके घर पे ताला रखा गया था इस तरीके से कि वो अपनी बेटी के घर तक नहीं जा सकते हैं, कि बेटी से भी मिलने ना जाएं। इतने बुजुर्ग इंसान को तंग करने में आपको क्या मिलता है हमें नहीं पता। लेकिन अगर इनको लगता है कि हम इनके अरेस्ट से डर जाएंगे, हम इनके हथकंडों से डर जाएंगे, हम इनको याद देना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो पिछले 70 साल में इक्तदार में सिर्फ 23 इयर्स रही है और जेल में 25 साल रही है। हमने जेल में ज्यादा टाइम गुजारा है, इक्तदार में कम गुजारा है। हमें आपकी इक्तदार की टेंशन नहीं है। आप हमको डराइए, आप हमको डराइए, आप हमको डराइए, मतलब धमकाइए, आप अरेस्ट कीजिए। अगर आपको उससे लगता है कि हम चुप हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, आप फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री पढ़िए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा है और सबसे ज़्यादा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इक़्तिदार में रही है। मगर आज जिस तरीके से आर्टिकल 370 वापस लाने की बात की जाती है और मांग की जाती है वापस कीजिए, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है इस पर नज़रखानी क्यों नहीं की, इसके जो है आर्टिकल 370 को जो है पाबंद क्यों नहीं किया? देखिए, आर्टिकल 370 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 है, और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इस आर्टिकल में कोई चेंज लानी है, देन in that case you have to have a majority in the parliament. पार्लियामेंट ही सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कभी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में रही है नहीं। हम तो एक स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक नैरेटिव सेट कर सकती है पूरे इंडिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए, कि हम यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे, और ये हम चाहते हैं। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2000 में ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन पास किया, जहां हमने अपने देश के 100 करोड़ लोगों को बोला कि हाँ, यहाँ की आवाम के चुने हुए नुमाइंदे कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को ऑटोनॉमी चाहिए। उसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत कुछ सहना पड़ा कि आप लोगों ने ऐसी जुर्रत कैसी की, हिम्मत कैसे की। उसके बाद हम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी काफी गलतियां हैं ना। 1987 इलेक्शंस की बात करें तो उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हमारी, और उस वक्त जो वोटिंग में धांधली हुई, लोगों का भरोसा टूटा, कश्मीरी इलेक्शंस में बढ़ चढ़ के उस वक्त हिस्सा लिया था। आज जो है 30 से 35% वोटिंग होती है, तब जो है 80% वोटिंग हुई थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधली नहीं की। देखिए, अब आप इसका जवाब आराम से और क्वाइटली सुनिए, बिना मेरे मुंह से माइक लिए गए। पहली बार जब 1987 में इलेक्शंस हुए, उसके बाद कांग्रेस की ही सरकार ने हाथ किसने मिलाया जनाब? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उस वक्त इंटरव्यू नहीं कर नहीं, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, उस डिबेट नहीं, सवाल है ये कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर का सवाल है। आप बता रहे हैं, आप 19 ऐसे बोल रहे हैं। बताओ भाई जनाब, आप मेरी बात सुनिए। आप कश्मीर के लोगों की बात कीजिए। इलेक्शन से भरोसा क्यों हटा? कितनी बार आप बोलेंगे? आप बताएं। जी, पहली बात तो अगर आप देखेंगे, अक्सर हम पे ये इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे 1989 में, एक साल बाद ही करीबन, उसी कांग्रेस की सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को गिराया। एक सेकंड, माइक मत लो। उसी कांग्रेस की सरकार ने इल्लीगली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को गिराया। इस वजह से गिराया क्योंकि हमने उनको कहा कि जो आपके यहाँ पे प्लान्स हैं, 1987 से पहले 4 महीने तक, 4 महीने, आपको मैं बता दूं, ऐसे डिबेट आप मेरी बात सुनिए। अच्छा बताइए। I'll not be able to speak। नो, मैं भी अपना टाइम निकाल के मैं आई हूँ। यहाँ पे जो हुआ उस टाइम पे, उसी कांग्रेस की सरकार ने हम लोगों को गिराया एक साल बाद। तो ये कहना कि आप लोग उनके साथ मिले हुए थे और आपने उनके साथ मिलके ये किया, भाई वही सरकार हम लोगों को एक साल बाद क्यों गिराएगी 1989 में? इस वजह से, क्योंकि उस टाइम पे भी कांग्रेस ने और वीपी सिंह की सरकार ने डिसाइड किया उस टाइम पे कि वो लोग यहाँ पे गवर्नर जो है वो जगमोहन को लाएंगे। और हम लोगों को, फारूक साहब को पता था जगमोहन क्या चीज है। फारूक साहब ने कहा कि अगर जगमोहन यहाँ का गवर्नर बनेगा, मैं अपनी चीफ मिनिस्टेरियलशिप से इस्तीफा दे देता हूँ, ये लो मेरा इस्तीफा। और वो निकले। अगर हम लोग पावर के
अगर हम लोग पावर के इतने भूखे होते जितना आप दिखा रहे हैं, मुझे हम नहीं दिखा रहे जनाब, ये लोगों का कहना है। और 19 आपको मैं याद दिला दूं, 1987 के इलेक्शन से पहले 4 महीने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ थी। उसके बाद फिर से फैसला लेना पड़ा। क्या उससे पहले फैसला नहीं ले सकते थे? आप एक ही चीज रटा रहे हैं। पहली बात, आज से पहले, मैं तो कहती हूँ कि आज से पहले 35 साल क्या हुआ उसकी बात आज नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। आपको गलती हुई है, आप मान रहे हैं? मुझे ऐसे गलती हुई है। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। गलती हुई है। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के सवाल है, ये लोगों के सवाल। अर्नब गोस्वामी का डिबेट स्टाइल, अर्नब गोस्वामी नहीं है जनाब, ये जावेद खान है। आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा स्टाइल कहीं नहीं। अच्छा बताइए, इससे आपका कुछ हो जाएगा? मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, ये लोगों का सवाल है। आज पीएचडी बड़े बड़े दावे करती है, आज पीएचडी बड़े बड़े दावे करती है, आर्टिकल 370 की बात करती है। तब तो ये बात बताया गया था कि हम किसी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। आप, मुझे नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको किसने पैसे दिए हैं ऐसे करने के लिए? जनाब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पैसों के भूखे नहीं है, हम सहाफत करते हैं, अपने ईमान की तरह। तमीज से बात करने, आप करने आए हो किसी का, तो तमीज से उसकी बात सुनो ना। बताइए। पहली बात, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1987 में पावर की इतनी भूखी होती तो क्या हम लोग उस टाइम पे सिर्फ एक गवर्नर के चूज करने पे अपनी हुकूमत तोड़ देते? हमने यहाँ से रिजाइन किया 1989 में। फारूक साहब ने कहा कि अगर गवर्नर जगमोहन को लाया जाएगा हम हुकूमत नहीं करेंगे, ये रहा तुम लोगों का पावर, ये रहा तुम लोगों का इक्तदार। उस टाइम पे वी रिजाइंड बिकॉज वी वर नॉट हैप्पी विद गवर्नर जगमोहन एंड देन यू सॉ व्हाट हैपेंड। अब आपका दूसरा सवाल डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन जब यहाँ पे आई, उनको हर पॉलिटिकल पार्टी जो है डिलिमिटेशन कमीशन से मिली और उनको अपने प्रपोजल्स दिए। एक सेकेंड, इवन दो हमारे प्रपोजल्स जो हैं उन पे बाइंडिंग नहीं है, आपको समझ गए, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने अपने प्रपोजल्स उनको दिए। ये ना हो कि आप, इससे पहले 2 दिन पहले एक मीडिया वाले ने मुझसे सवाल किया, जब जम्मू के लीडर्स ने अपने प्रपोजल्स दिए, आप लोगों ने अपने लीडर्स प्रपोजल्स क्यों नहीं दिए? कि आप लोगों ने हमको अबैंडन किया? मैंने कहा नहीं, हमने आप लोगों की बात उनके सामने रखी, जो यहाँ की आवाम की बात थी कि 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ का डिलिमिटेशन होना चाहिए। और ये जो प्रपोजल हमने उनको दिया, ये हमने पहले आवाम को दिया। हमें लगा कि कल को आप कहेंगे आपने उनको पता नहीं क्या दिया। आवाम के जरिए ये प्रपोजल डिलिमिटेशन कमीशन को गया और उसके बाद डिलिमिटेशन जो हमने कहा था पहले दिन से कि हम इनको प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन हमें इन लोगों की नीयत पे शक है। आप हिंदू का अखबार निकालिए, आप इंडियन एक्सप्रेस शक है तो फिर क्यों प्रपोजल दिए? आपका है, अगर नहीं देते प्रपोजल, आप कहते आपने जब जम्मू के लीडर्स ने अपने लोगों की बात उनके सामने रखी, आपने अपने लोगों की बात उनके सामने क्यों नहीं रखी? आपने तो पहले साफ साफ कहा था। हमने पहले साफ साफ कहा, पहले दिन से हम साफ साफ कह रहे हैं कि जब जम्मू के लीडर्स वहां के लोगों की बात उनके सामने रखेंगे, हम भी अपने लोगों की बात उनके सामने रखेंगे, लेकिन हमें इन लोगों पे शक नहीं है। ये ऐसी बात है कि आपको जज के पास आप जाते हैं, आपको पता ही है मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मुझे क्या इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद आप उसके सामने अपनी कहानी रखते हैं कि ये ना कल को बोले कि आपके लोगों की आपने नुमाइंदगी नहीं की। अगर आप, हमारा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे सजाद लोन, पीसी या अल्ताफ बुखारी, उन्होंने, या बीजेपी जम्मू, उन्होंने साफ साफ पे बोला कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ ये अफवाहबाजी फैला रहे हैं, जो भी इनकी नीयत पे शक कर रहे हैं, वो गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं, आज वही लोग अलग कहानी बोल रहे हैं। हमने पहले से बोला था हमें इनकी नीयत पे शक है। और पहली बात तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है, इसको 2011 के सेंसस से चलना चाहिए, वो नहीं चले। और हमें मोरलेस पता था ये लोग क्या करेंगे। और आज इन्हीं चीजों को रोकने की वजह से हम यहाँ पे डटे हुए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ये हमारी जमीन को सेल पे लगा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जब हमारी दौरे हुकूमत थी, चाहे हम लोग अच्छे थे बुरे थे, आप हमारी 1000 गलतियां गिना लीजिए साहब, ऊपर से नीचे तक, कि आपने ये किया, आपने वो किया, लेकिन हमारी दौरे हुकूमत में 1 इंच जमीन किसी को नहीं बिकी। ये हम लोगों ने किन किन तरीके से हम लोगों ने वी मेड श्योर कि ऐसा ना होगा। 1 इंच जमीन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी को बिकने नहीं दी, चाहे हमने आधी उम्र उसके लिए जेल में ही क्यों ना काटी। आज आप देख रहे हैं हमारी जमीन की तो लूट मची हुई है। हमारी जमीन की तो वो नहीं होते, वो ढोल बजता है जब किसी चीज का, आज तो इन्होंने हमारी जमीन की ढोल बजा ली है। कल को तो यहाँ पे कश्मीरी नहीं मिलेगा, कोई आप नहीं मिलेंगे, कोई जम्मू वाला ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो लोग मिलेंगे जिन्हें ना यहाँ के कल्चर की पता होगी, ना यहाँ के रहन सहन की पता होगी, लेकिन क्यों, उनके पास पैसे थे और खा लिए। अगर इनकी ये नीयत जो है साफ है,
डेवलपमेंट की है, तो ये लोग ये जमीन की बिकाई जो है लद्दाख में क्यों नहीं कर रहे हैं? लद्दाख में तो ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बेच रहे हैं, हमारे रिसोर्सेस को बेच रहे हैं। ये नहीं चलेगा एंड वी विल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स पीसफुली। जो हमारा हक है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, हम पीसफुली आएंगे, सड़क पे लड़ेंगे डेमोक्रेटिकली, पीसफुली। लेकिन ये ना कल को बोलें कि आप लोगों ने कुछ बोला नहीं, आप लोग कुछ कह नहीं पाए। नहीं, हम कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के आखिर क्यों पीएचडी को जो है आज अपने घरों में रखा गया? क्या मुद्दा मंशूर हो सकता है? सर क्यों लोगों को यूएपीए के तहत बंद कर दिया जाता है? 2 औरतें थी, अभी प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने कुछ स्लोगन्स रेज किए थे, दोनों औरतों को तिहाड़ में बंद कर दिया गया है। अभी मैं न्यूज पढ़ रही थी, 600 लोगों को यूएपीए में बंद कर दिया गया है। एक बाप था जो अपने बेटे की डेड बॉडी मांग रहा था, उस बाप को यूएपीए लगा दिया उस बाप पे। एक औरत थी जिसने कहा मेरा कैसो का ऑपरेशन है, उस औरत पे यूएपीए लगा दिया कैसो के ऑपरेशन पे। आप भी कुछ जोर से बोलेंगे, आप पे भी यूएपीए लग जाएगा। हम पे तो खैर, हम तो अब कफन बांध के ही निकले हैं, हमारे लिए तो एक ही बात है। ये लोग इसीलिए बंद करवा रहे हैं ताकि हम लोग जो है बोल ना पाए, डर जाएं, यहाँ की आवाम कुछ बोल ना पाए, डिसेंट ना हो पाए। लेकिन एज आई सेड रिपीटेडली, हमने आधी से ज्यादा उम्र जेल में काटी है, हमको क्या डराएंगे ये लोग यूएपीए से और अरेस्ट से और बंद करने से? कीजिए बंद। आज आपने उमर साहब को बंद किया, डॉक्टर साहब को बंद किया, उससे आपने हमारी आवाज तो बंद नहीं की ना। आज उन्होंने एहसान साहब को भी बंद किया। आप हमें हमारा ये एक्सेस कार्ड दीजिए, कोई और बोलेगा, हमारे बच्चे बोलेंगे, हमारी जनरेशन्स बोलेंगी। लेकिन ये लोगों ने हमारी आवाज दबाने की 1950 से कोशिश की है, तब आज तक 70 साल से हम बोल रहे हैं और इसके बाद भी बोलते रहेंगे। ये जो हथकंडे हैं ये नहीं चलेंगे। आखिर एक ही सवाल आपसे रहेगा, हल क्या है कश्मीर का? हमेशा मैं हर एक पॉलिटिशियन से पूछता हूँ, आखिरकार हल क्या है? जम्मू कश्मीर का हल क्या है? लोग जो है काफी ज्यादा तंग आ गए, परेशान हो गए और सियासत से जो है भरोसा उठ गया। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के 3 हल हैं। पहली बात, आर्टिकल 370 और 335A को रिस्टोर कीजिए, क्योंकि वो यहाँ के लोगों का, आपने बीजेपी ने वो एक प्रॉमिस किया था यहाँ के लोगों के साथ, वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। दूसरा हल यहाँ का है जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, यानी जो सौतेली माँ का ट्रीटमेंट यहाँ के लोगों के साथ, जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों में बहुत गुस्सा है, जिसकी वजह से यहाँ काफी हद तक तशद्दुद फैला है, उस स्टेप मदरली ट्रीटमेंट को आपको वापस लेना पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी बात, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो नई दिल्ली है, उसको यहाँ पे ये नई पॉलिटिकल पार्टियां खड़ा करना, ये रोज पॉलिटिकल पार्टियां खड़ा करना, इसको बंद करो। इलेक्शंस जो होने चाहिए वो ऑर्गेनिक होने चाहिए। जब आप पार्टियां खड़े करते हो ताकि यहाँ का वोट बटे, ताकि जम्मू का या कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स का वोट इंपॉर्टेंट हो जाए और यहाँ का जो वोट है वो बटे, तो आप जो है यहाँ पे एक इलेक्शन रिगिंग कंटिन्यूसली करा रहे हो। और उसकी वजह से जो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, जम्मू में तो रोज नई पार्टी शुरू नहीं होती है, कश्मीर में क्यों नई पार्टियां रोज उठती हैं? एक एमएलए होता है, लिटरली जिंदगी में एक बार एमएलए बना होता है और हर टीवी पे चीफ मिनिस्टर बनने के सपने देख रहा होता है। मुझे बताओ ना, एक एमएलए चीफ मिनिस्टर देखने के सपने कैसे देखेगा वो? और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसका जवाब यह है कि जब आप ये नई पार्टियां बनाना छोड़ दोगे, उससे यहाँ पे जो इलेक्शंस में आप इंजीनियरिंग करते हो, ऊपर से इंजीनियरिंग की इनका वोट कैसे काटें, जम्मू में आप लोग ये नहीं करते हो, कश्मीर में करते हो और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में करते हो वोट काटने के लिए, इसको आपको बंद करना पड़ेगा। तब तक एक ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स और लेजिटिमाइज्ड पॉलिटिक्स नहीं हटेगी, जब तक आप कॉन्स्टेंटली ये प्रोपेगेंडास नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बंद नहीं करोगे। जो आप लोग पैसे देते हो कुछ लोगों को, जो वीडियोस बनाते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं हमारे खिलाफ, तो और ये नई पॉलिटिकल पार्टियों को खड़े करते हो, जम्मू में नहीं खड़े करते हो, इस चीज को बंद होना पड़ेगा और तभी आपकी एक ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स जो है बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दूं, जिस तरीके से आप जो है आज साल का पहला दिन था, इसी आपको पहले भी बताया कि बड़ी हुक्मनामे जो हैं सामने आते हैं, खास करके डिलिमिटेशन की बात करें या फिर रियल इस्टेट की बात करें। और आज जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स को घरों में जो है नज़रबंद किया गया, आप देखने वाली ये बात है कि किस तरीके के हालात जो हैं जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में दिखते हैं। आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, जावेद खान के साथ।